अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी वर्ल्ड। आज हम MGT 402 का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड कोर्स के कंटिन्यू पार्ट देखेंगे। आज इसमें सबसे पहले हम ब्लैंकेट वर्सेस डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले ब्लैंकेट रेट्स को देखते हैं। अब ब्लैंकेट रेट इज अ सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज फॉर द होल फैक्ट्री, यानी कि ब्लैंकेट रेट में पूरी फैक्ट्री के लिए सिर्फ एक ही ओवरहेड रेट यूज होता है। इसमें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड और टोटल एक्टिविटी को यूज करके रेट निकाला जाता है। अब ओवरहेड रेट क्या होता है? यानी ओवरहेड रेट एक प्री डिटरमाइंड रेट होता है, जिसकी हेल्प से हम फैक्ट्री ओवरहेड को, यानी फैक्ट्री जितने खर्चे हैं ना, उसको प्रोडक्ट्स पर चार्ज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट पर नहीं रख सकती, इसीलिए एक रेट हम बनाकर इसको अप्लाई करते हैं हर प्रोडक्ट के साथ साथ। तो ये ब्लैंकेट रेट में क्या होता है कि पूरी फैक्ट्री के लिए सिर्फ एक ही ओवरहेड रेट यूज होता है हमारे पास। अब इसको यूज करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब इसमें क्या होता है कि इस मेथड में हर डिपार्टमेंट को सेम ट्रीट किया जाता है, जबकि हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट और एक्टिविटी डिफरेंट होती है, इसलिए एक्यूरेट कॉस्टिंग नहीं मिलती हमें हमें इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये ऑल डिपार्टमेंट्स को ट्रीट सेम ट्रीट करता है, तो हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपार्टमेंटल रेट्स। A departmental rate is an overhead absorption rate calculated separately for each department. जैसे नाम से जाहिर है कि हर डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, अलग से इसको हम चार्ज करेंगे। यानी इस मेथड में हर डिपार्टमेंट का अलग ओवरहेड रेट कैलकुलेट होता है। इससे कॉस्टिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी और ओवरहेड डिफरेंट होती है। यानी इसकी शॉर्ट समरी क्या है कि ईच डिपार्टमेंट सेपरेट ओवरहेड रेट। अब नेक्स्ट हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। इसे इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। क्या होता है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज द रेट यूज्ड टू एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी कंपनी एस्टिमेटेड ओवरहेड को किसी बेस पर डिवाइड करती है, जैसे लेबर और या मशीन और, ताकि पर यूनिट ओवरहेड निकाला जा सके। ठीक है, इस पर यूनिट ओवरहेड को हम यूज करके फिर हर डिपार्टमेंट के लिए या हर प्रोडक्ट के लिए अलग से हम देखते हैं कितना ओवरहेड उसने कंज्यूम किया। अब इस टॉपिक में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉस्ट ड्राइवर। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, इसे मैंने हाईलाइट भी किया, आपने इसको देखना है कि कॉस्ट ड्राइवर इज एन एक्टिविटी दैट काजेज अ कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर होता है जो ओवरहेड कॉस्ट को अफेक्ट करता है, जैसे मशीन ओवर्स या लेबर ओवर, जिसकी बिना पर पूरा हमारा ओवरहेड क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा। अब इस पूरे पैराग्राफ की आपको एक समरी बताती हूँ। इस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की यहाँ पे ना जो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ, आपको शॉर्ट शॉर्ट करके बता देती हूँ, ताकि एग्जाम में आपकी आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वो रेट होता है जिसकी हेल्प से फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्ट्स पर चार्ज किया जाता है। इसीलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड को किसी सूटेबल बेस, जैसे डायरेक्ट लेबर और मशीन और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर हम डिवाइड किया जाता है। जो बेस सिलेक्ट की जाती है उसे कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं, यानी वो एक्टिविटी जो ओवरहेड कॉस्ट को अफेक्ट करती है। प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूजुअली यूनिट्स प्रोड्यूस बेस्ट बेस होता है, जबकि जॉब कॉस्टिंग इंडस्ट्री में लेबर और या मशीन और से ज्यादा सूटेबल होती हैं। अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का मेन पर्पस क्या होता है कि इसका मेन पर्पस एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग और प्रॉपर कॉस्ट कंट्रोल प्रोवाइड करना होता है। यानी हमें बताना होता है कि एक्यूरेट कॉस्टिंग कितनी है, ये वो इनडायरेक्ट कॉस्टिंग जो यानी वो इनडायरेक्ट ओवरहेड है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज वगैरह, ये सारा कुछ, इसको भी तो हमने, इसकी कॉस्टिंग भी तो हमने करनी होती है ना। तो ये यही काम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का होता है। कंपनी को ऐसी बेस सिलेक्ट करनी चाहिए जो एक्यूरेट रिजल्ट्स भी दे और उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी ज्यादा ना हो, तो इसलिए वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कर निकालती हैं। तो उसको सारे डिपार्टमेंट्स में, ये सारे प्रोडक्ट्स पे हम देख रहे थे कि कितना ओवरहेड उसने चार्ज किया है। तो ये पूरे इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है। तो आपने एक बार रीड कर लेना है आपने आसानी के लिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बेसिस कौन सी वो सिलेक्ट करते हैं हम। यहाँ पे बेसिस जनरली सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस आर लिस्टेड बिलो इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ कितनी फ्रीक्वेंसीज में यूज होते हैं। अब सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इसको मैं लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि बेस यही बनाते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर आवर्स है, मशीन आवर्स है, इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, ये सारी हमारी बेसिस होती हैं। इन बेसिस पे हम फैक्ट्री का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट सिलेक्ट करते हैं।
अब यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया कि बेसिस के लिए दो गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ बताए गए हैं कि द सिलेक्टेड बेस शुड गिवन एक्यूरेट रिजल्ट्स। और जो मैंने आपको समरी पहले बता दी, सारा कुछ यहीं पे दोबारा से बताया गया। यानी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द एक्यूरेसी। हमने इसको बेस बनाना है जिसको मेंटेन करने की कॉस्ट ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे भी ये भी बताया गया है कि यूज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एज फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बेस इज रियरली रिकमेंडेड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हम फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए हम ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स आर सब्जेक्ट टू वॉयलेंट फ्लक्चुएशन। क्योंकि जो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है। एज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सेल्डम रिप्रेजेंट अ कॉस्ट ड्राइवर, तो उसको हम कॉस्ट ड्राइवर नहीं, हम फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कॉस्ट ड्राइवर नहीं बनाते अपना। तो यहाँ पे ये लिखा क्या है, आपने इस पूरे पैराग्राफ को रीड कर लेना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दी गई है, इसको देखते हैं। बहुत आसान सी है, सारे फॉर्मूलेस बताए गए, आपने इसको रोज से एक बार सॉल्व कर लेना है कि हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स और डिपार्टमेंटल रेट्स निकालने हैं। तो फिर मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनिंग डिपार्टमेंट को हमने एस्टिमेटेड और मशीन और जिसको हमने बेस बनाया है इससे हमने डिवाइड कर देना है। फॉर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ये देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने प्रोड्यूस को बेस बनाया है। और यहाँ पे ब्लैंकेट रेट हमारे पास क्या आएगा, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को हम डायरेक्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने ये ब्लैंकेट रेट का फार्मूला भी यहाँ पे लिख देना, यहाँ से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास हाई एंड लो कैपेसिटी मेथड है। अब ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। ये होता है कि जब फिक्स और वैल्यू वेरिएबल ओवरहेड अलग ना दिया हो, यानी हमारे पास जब फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड अलग ना दिया हो तो हाई और लो एक्टिविटी लेवल्स को यूज करके वेरिएबल रेट और फिक्स कॉस्ट निकाली जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि हाई एंड लो मेथड इज यूज टू सेपरेट फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। यानी इसको हम यूज करके क्या करते हैं, हाई एंड लो एक्टिविटी लेवल्स को निकाल यूज करके हम वेरिएबल रेट और फिक्स कॉस्ट हम निकालते हैं। इसकी शॉर्ट समरी देखें, यूज टू स्प्लिट टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। यानी हम क्या करते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो चीजों में, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में होते हैं। अब यहाँ पे इसका ये बताया भी गया है कि वन इज मैक्सिमम हाई एंड अदर इज मिनिमम लेवल, सो विच वी कैन फाउंड द ऑब्जर्प्शन, यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन। यानी फिक्स कॉस्ट के लिए हमारे पास कितना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगा और वेरिएबल के लिए कितना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगा, ये हम किससे फाइंड करेंगे, हम हाई एंड लो कैपेसिटी मेथड से हम निकालेंगे। अब इसका नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं मैंने फार्मूला भी लिख दिया कि फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में से वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अभी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर ये यस, अब यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ कैपेसिटी लेवल। यानी हम कैपेसिटी लेवल का सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटी लेवल होता है क्या, कैपेसिटी लेवल मीन्स द एबिलिटी और लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बिजनेस। यानी कि कैपेसिटी लेवल से मुराद कंपनी की प्रोडक्शन एबिलिटी होती है, यानी कंपनी कितना काम या प्रोडक्शन कर सकती है, इसको एक्टिविटी लेवल या वॉल्यूम भी कहते हैं हम। तो कैपेसिटी लेवल से हमारी ये मुराद है कि कितनी कैपेसिटी में कोई कंपनी काम कर सकती है, कितने यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये सब हमारा कैपेसिटी लेवल में आएगा, आपने इसको ध्यान से याद रखना है कैपेसिटी लेवल किसको बोलते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया कि फैक्टर overhead absorption rate, it is necessary to select an appropriate capacity level at which the cost and cost driver should be estimated। तो हमने overhead absorption rate के लिए हमने क्या करना होता है कि एक appropriate कैपेसिटी लेवल हमने सेट करना होता है ताकि हमारे पास जो कोस्ट और कोस्ट ड्राइवर जिसको हमने बेस बनानी है वो अच्छे से एस्टिमेट हो सके। अब इसके आगे फर्दर से टू टाइप्स हैं, थ्योरेटिकल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अब थ्योरेटिकल कैपेसिटी एक एक्सपेक्टेड और नॉर्मल कैपेसिटी भी है, इसकी टाइप्स ही हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरेटिकल कैपेसिटी क्या होती है। थ्योरेटिकल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कैपेसिटी विद 100% एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है कि ये वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है तो तब अचीव हो जब कोई इंटरप्शन ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हॉलीडेज ब्रेकडाउन और शॉर्टेजेस की वजह से ये अचीव नहीं होती। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 100% एफिशिएंसी जब हो सिस्टम की तब उसको प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोला जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम कैपेसिटी अचीवेबल अंडर एफिशिएंट वर्किंग कंडीशंस। यानी इसमें क्या होता है कि जब अनफेवरेबल इंटरप्शंस जैसे रिपेयर्स और हॉलीडेज माइनस कर दी जाए तो जो रिमेनिंग कैपेसिटी बची वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है। यानी प्रैक्टिकली कितनी कैपेसिटी में कोई कंपनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, इसको हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेड नॉर्मल कैपेसिटी। अब ये क्या होता है,
एक्सपेक्टेड कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन लेवल एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी क्या होता है कि यानी ये वो कैपेसिटी होती है जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि करंट ईयर में अचीव होगी। ये मोस्टली मार्केट डिमांड पर डिपेंड करती है, यानी मार्केट की क्या डिमांड है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है कि नेक्स्ट बताया गया है कि अप्रोप्रिएट कैपेसिटी लेवल को चूज करना नेसेसरी होता है। यानी कि वो इसको चूज करना इसको सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड रेट कैपेसिटी के साथ चेंज होता है। क्योंकि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड रेट होता है ना, वो कैपेसिटी के साथ चेंज हो जाता है। लो कैपेसिटी पर ओवरहेड रेट हाई होता है और हाई कैपेसिटी पर लो होता है। इससे अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और आइडल कैपेसिटी का भी पता चलता है कि कितनी आइडल कैपेसिटी रही है, कितनी अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड रहा। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें कैपेसिटी लेवल से पता चलेगा। इसलिए हमें कैपेसिटी लेवल उसको सिलेक्ट करने से पहले वो ध्यान से देखना चाहिए कि हमने कौन सा कैपेसिटी लेवल को सिलेक्ट करना है, थेटिकल, प्रैक्टिकल या एक्सपेक्टेड या नॉर्मल। अब यहाँ पे नीचे बताया गया है कि it is the expected normal capacity that is used to budget or estimate the cost. Long-term planning perspective advocates selection of normal capacity level. यानी क्या होता है कि कंपनीज मोस्टली एक्सपेक्टेड एंड नॉर्मल कैपेसिटी यूज करती हैं, क्योंकि फ्यूचर के एग्जैक्ट एस्टिमेशन करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए वो क्या करती हैं कि वो एक्सपेक्टेड एंड नॉर्मल कैपेसिटी को यूज करती हैं, वो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल की तरह ज्यादातर नहीं जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें नॉर्मल कैपेसिटी लेवल हमें दिया है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दिया है, सब कुछ हमें दिया है कि आप हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना। सबसे पहले वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कैसे किया है कि इसको टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में से फिक्स्ड ओवरहेड को हमने निकाला है, तो हमारे पास ये वेरिएबल आया है। वेरिएबल मतलब कितना चेंज होता है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो हमारी ये है, इसका पर यूनिट निकालने के लिए इसको 5000 से डिवाइड करके इसमें हमारे पर आवर निकाल लिया हमने, यानी जो फैक्ट्री ओवरहेड रेट है पर आवर कितना आएगा। अब एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल कैपेसिटी अटेन की क्या होगा कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को हमने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड से तो इन दोनों को प्लस करना है, तो हमारे पास ये आ गया 49,000। अब जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, इसको हमने कैसे निकाला है, इसको हम एक्चुअल ओवर्स को पर आवर यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई की, तुम्हारे पास ये आ गया। अब वॉल्यूम वेरिएंस हमने निकाले, सारी चीजें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इसको आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है। सारे फार्मूला साथ लिखे हैं, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पता हो। मैंने पीछे पढ़ा के हैं कि बजटेड वेरिएंस क्या होता है, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड को आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, और इनके फार्मूलाज को भी आसानी से याद हो जाते हैं। ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए गए हैं, आपने इनको ध्यान से याद करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बताए गए। ये फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग, एलोकेटिंग एंड एडजस्टिंग ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स, ये सब कुछ क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। अब इन सब की जो अकाउंटिंग हमने कैसे करनी है, आज हम इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे। यानी अकाउंटिंग एंट्री फॉर दीज कोर्सेज, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल है इसकी एसी यानी अकाउंटिंग है। बैंक कैश पेमेंट या पेएबल है, यानी एसी ए बाई सी का मतलब होता है अकाउंटिंग। अब इसको हम देखते हैं कुछ फैक्ट्री के। सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि अब यहाँ पे देखें कि जब अगर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल है, वो अगर डेबिट में है, यानी कि जब एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंस होती है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है। डेबिट का मतलब होता है कर्ज। यानी जब एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंस होती है तो फैक्ट्री का जो ओवरहेड कंट्रोल होता है, कंट्रोल अकाउंट होता है, वो डेबिट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया कि सम ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आइटम्स आर एलोकेशन और ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट फ्रॉम अनदर अकाउंटिंग हेड। यानी वो क्या होती है कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं, कुछ ओवरहेड्स डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट्स होती हैं, हमें उसको एडजस्टमेंट करना होता है, इधर से उधर सेंड करना होता है हमने। तो उसका भी यहाँ पे बताया गया है कि विभाग फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में प्रीपेयर्ड रेंट कितना देना है, ईटीसी। यानी क्या होता है कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज एंटर्ड इन द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट इन ऑर्डर टू जनरलाइज टोटल अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फॉलोइंग अकाउंट इज। यानी अगर हमें जनरलाइज करना है कि टोटल अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, तो हम इसको कैसे देखेंगे, हम देखेंगे वर्क इन प्रोसेस में कितना है और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कितना है। इसको हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यार ये सारे पैराग्राफ में यही हमें बताया गया है कि हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड निकाला है वो मुख्तलिफ यानी जो सारे फैक्ट्री ओवरहेड हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी रेंट सारे फैक्ट्री के ओवरहेड होती हैं, तो हमने इसको कैसे कैसे निकालना होता है। बस यहाँ पे बताया गया है कि अप्लाइड एंड एक्चुअल एंड अप्लाइड ओवरहेड आर नेवर इक्वल। यानी वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते, जो एक्चुअल अप्लाइड ओवरहेड है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हमने ये सारा अब यहाँ पे नेक्स्ट ये भी बताया गया कि
क्लोज यहाँ पे एज अ रिजल्ट आफ्टर द क्लोज ऑफ अप्लाइड अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट शोज आइदर अ डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंटिंग अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड और अ क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंटिंग ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। यानी जब हम अप्लाइड अकाउंट को क्लोज करते हैं तब हमें पता चलता है कि आया कि वो डेबिट है, यानी डेबिट बैलेंस प्रेजेंट कर रहा है, कि फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट बैलेंस यानी हमारे क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें देखना होता है कि क्या वो कर्ज में है या उसको क्रेडिट मिल रहा है या उसने अभी कर्जा देना है डेबिट देना, हमें कैसे पता चलेगा? क्लोज ऑफ अप्लाइड अकाउंट से हमें पता चलेगा। यानी क्या होगा, एक्चुअल अप्लाइड ओवरहेड को कंपेयर किया जाता है इसमें, इसे कंपेयर करके हम देखते हैं कि वो उसने डेबिट देना है या उसको क्रेडिट मिला है। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया। आगे बताया गया अंडर अप्लाइड ओवरहेड के बारे में, इसको भी हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि अंडर अंडर अप्लाइड ओवरहेड क्या होता है और ओवर अप्लाइड ओवरहेड क्या होता है। यानी अंडर अप्लाइड ओवरहेड कब होता है कि जब एक्चुअल ओवरहेड अप्लाइड ओवरहेड से ज्यादा हो तो वो अंडर अप्लाइड ओवरहेड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन पे कम ओवरहेड चार्ज हुई है। और इसी तरह ओवर अप्लाइड ओवरहेड क्या होता है कि जब अप्लाइड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा हो तो ये ओवर अप्लाइड ओवरहेड कहलाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन पे ज्यादा ओवरहेड चार्ज होगी, तो उसको हमें देखना होता है। इसको बैलेंस करने का तरीका भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया एडजस्टिंग कॉस्ट ऑफ इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड। अब जो पूरे प्रोडक्शन पीरियड के दौरान पूरी प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट को हमें किस तरह एडजस्ट करना होता है, यहाँ पे देखेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर स्टैंड्स डिवाइडेड इनटू द टोटल प्रोडक्शन होती है, वो किसमें डिवाइड होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कितनी बिकी, यानी अशिया फरोख्त की लागत, कीमत यानी कीमत क्या है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स कितने पड़े हुए हैं, एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के, तो तीनों बात पॉइंट्स आपने अच्छे से याद भी कर लेंगे। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि मैथमेटिकली करेक्ट मेथड इज टू एडजस्ट ऑल ऑफ दीज थ्री अकाउंट्स। जो तीन तीन अकाउंट्स में यहाँ पीछे पड़े हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स और फिनिश गुड्स, इन्वेंटरी एंड वर्किंग प्रोसेस, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड तो दीज अकाउंट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बैलेंसेस। यानी उसके रिस्पेक्टिव बैलेंसेस के मुताबिक हमने क्या करना है, उसको हमने इन द प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एक प्रोपोर्शन में खास तनासुब के साथ। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है। जैसे यहाँ पे देखिए फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई कितना अकाउंट है हमारे पास 1 लाख है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, फिनिश गुड्स ने हमने इतना डिवाइड कर दिया, वर्किंग प्रोसेस में इतना, हमने उसको क्या कर दिया एक प्रोपोर्शन के साथ हमने उनको क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, क्लोजिंग द वेरिएंस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि दिस मेथड क्लोजेस द ओवरहेड वेरिएंस डायरेक्टली टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। यानी इसमें क्या होता है कि जब अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड की अमाउंट बहुत छोटी हो तो अकाउंटेंट्स उसे फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस में डिवाइड नहीं करते। वो क्या करते हैं कि इसकी वजह ये है कि हर अकाउंट में एडजस्टमेंट करना मुश्किल और टाइम टेकिंग होता है, स्पेशली जॉब ऑर्डर और बैच कॉस्टिंग में। इसी कन्वीनियंस के लिए वो क्या करते हैं कि पूरा वेरिएंस सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स में एडजस्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ वेरिएंस को फिक्स में क्लोज करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में करना है। अब इसमें क्या होता है कि ओवर अप्लाइड ओवरहेड एंट्री क्या होती है, इसको देखते हैं यहाँ पे कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अप्लाइड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम देखते हैं, आपने लिखा क्या है कि इफेक्टिव ओवरहेड ओवर अप्लाइड अकाउंटिंग जिसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जिसका मतलब क्या होता है कि अप्लाइड ओवरहेड ज्यादा था इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम कर देते हैं। और अगर अंडर अप्लाइड ओवरहेड एंट्री हो तो उसमें क्या होता है कि अप्लाइड ओवरहेड कम होता है ना, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज कर देते हैं हम। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लोजिंग द वेरिएंस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी हम कब क्लोज करते हैं वेरिएंस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कि जब हमारे पास अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड की अमाउंट बहुत छोटी हो तो हम फिर क्या करते हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम वेरिएंस को डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास क्लोजिंग द वेरिएंस टू इनकम स्टेटमेंट। अब वेरिएंस को किसमें क्लोज करना होता है, इनकम स्टेटमेंट पे। इसकी यहाँ पे वन लाइन डेफिनेशन हम देखते हैं कि दिस मेथड ट्रांसफर्स एबनॉर्मल ओवरहेड वेरिएंस डायरेक्टली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी अंडर अप्लाइड ओवरहेड नॉर्मल रीजन की वजह से नहीं होता बल्कि एब नॉर्मल रीजन की वजह से होता है, जैसे स्ट्राइक, लॉकआउट, मिस मैनेजमेंट, मशीन आइडल होना, प्रोडक्शन फैसिलिटीज का प्रॉपर ना होना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में वेरिएंस को प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं हम बनाते, क्योंकि जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट आई है वो इन सब चीजों की वजह से भी तो आई है ना, तो अभी मैंने आपको बताई है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, यानी सिंपल अगर क्या होता है कि एब नॉर्मल लॉस को डायरेक्ट प्रॉफिट में शो कर देते हैं,
ताकि एक्चुअल प्रोडक्शन को डिस्टर्ब ना हो हमारे पास। तो यही इसका मतलब होता है क्लोजिंग द वेरिएंस इनटू इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक और बात लिखी गई है, द रिजल्टिंग ग्रोस प्रॉफिट इज टर्म्ड एज ग्रोस प्रॉफिट एट नॉर्मल, then from the gross profit at normal amount of under absorbed factory overhead is deducted and the remainder is called as gross profit at actual। यानी जो एक्चुअल में हमने ग्रोस प्रॉफिट कितना आया है, उसको हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्या करेंगे, नॉर्मल अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड इज डिडक्टेड एंड द रिमाइंडर जो इसका बाकी बच जाएगा ना हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है एक्चुअल में आ जाएगा, यानी एक्चुअल में हमारे पास कितना प्रॉफिट है तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आज हमारे पास यही कॉन्सेप्ट से दो कॉन्सेप्ट को भी आपने लास्ट में अच्छे से देखना है, फैक्ट्री ओवरहेड को भी सारा कॉन्सेप्ट इसका आपने पहले शुरू के लेक्चर्स में भी हम देखते आ चुके हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, तो ये सारा वही कॉन्सेप्ट हमने आज रिवाइज किया। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप उसको देखिएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस कर लेंगे, जो कि हमारा मिड टर्म का लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो आप मेरे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन गाइस, अल्लाह हाफिज।